मैं तो यहाँ पैदा हुआ, ये आदिलाबाद है। हाँ, और ये शायद सदियों से एक तपोभूमि रही है, क्योंकि यहाँ मठ बहुत थे। आदिलाबाद में बहुत मठ थे। तो मठ तो ऐसी जगह बनते हैं जहाँ की भूमि तपती है, जहाँ गर्मियों में या किसी भी मौसम में नंगे पैर आदमी नहीं चल सकता है। ऐसी जो ज़मीन होती है वो ज़मीन में मठ बनाए जाते हैं ज़्यादातर, जो निर्जन रहे, जहाँ की भूमि तपती हो। तो ऐसी जगहों पे मठ बनाने का विधान रहा है। तो आदिलाबाद में मठ बहुत थे, और मैं तो यहाँ पैदा हुआ आदिलाबाद में। वैसे हमारे बड़े लोग सब आए थे पंजाब से भी आने, जो गया पाकिस्तान में गया, डिचकोट करके एक जगह है। तो ऐसा हमारे लोगों का ये मानना है कि हमारा जो मूल गांव है पंजाब में वो है मानको घड़ियाल। जो हरिद्वार में जो खाता हमारे पास चलता है, पंडों के पास में हमारा जो खाता है वो मानको घड़ियाल के नाम से है। तो कभी ये लोग मानको से अपने यजमानों के साथ लाहौर के पास चले गए। लाहौर के पास डिजकोट करके एक जगह है। डिजकोट कभी द्विजकोट था, जो ब्राह्मणों का किला था। ब्राह्मणों का किला द्विज ब्राह्मणों को बोला जाता है। तो वो डिजकोट बन गया। तो वहाँ से जब पाकिस्तान जब बना तो हमारे लोग वहाँ से निकले बड़ी बुरी तरह से निकले थे। हमारे दादाजी के कान में थे, वो भी खींच लिए थे लोग। तो ये परिवार पूरा बिखर गया था, जहाँ तहाँ बिखर गया। कोई कहीं, औरतें कहीं, मर्द कहीं, ये सब भाई अलग अलग सब हो गए कहीं कहीं। तो इन सबको एक चीज़ पता थी कि निजाम स्टेट में हमारे ताऊजी रहते थे, लाहौरी नाम उनका नाम था। तो वो निजाम स्टेट में रेलवे इंजीनियर थे, रेलवे लाइन वो डलवा रहे थे उस समय पे। तो वो बहुत साल तक निजाम के वहाँ रहे, निजाम स्टेट में। तो डोर नकल में रहते थे, उनकी ड्यूटी डोर नकल में थी। तो ये सारा परिवार धीरे 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 वहाँ इकट्ठा हुआ डोर नकल में। अभी सुरक्षित जगह थी, तो जहाँ तहाँ से होते होते सारे लोग यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद तो ये आदिलाबाद की जो रेलवे लाइन थी, ये हमारे उताया डलवाए थे। और यहाँ हवाई जहाज अड्डा है, एरोड्रम, विमान उतरने का है, वो भी उनकी देख रेख में बनाया गया था। उसके भी इंजीनियर वही थे। तो जब ये सब यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद में हमारे ताया बोले अपने छोटे भाइयों को, हमारे पिताजी और हमारे ताऊजी को, कि देखो आदिलाबाद बढ़ती हुई बस्ती है, तुम लोग वहाँ चले जाओ, वहाँ कैसे भी जी पा लेंगे। तो जब आसिफाबाद से आदिलाबाद जिला बन रहा था, तो कलेक्टर ऑफिस बन गई थी। तो जिस दिन ये कलेक्टर ऑफिस का इनाग्रेशन किए, मुहूर्त किए, उसी दिन हमारे लोग वहाँ होटल चालू किए, कैंटीन चालू किए कलेक्टर ऑफिस में। तो फिर बस वही उस पर ही सब चलता रहा। तो हमारे दो भाई, तो कोई एक सिकंदराबाद में पैदा हुआ, कोई एक पंजाब में पैदा हुआ, मैं आदिलाबाद में पैदा हुआ। फिर हम तो यहाँ घर में ही पैदा हुए। उस समय सब घर में पैदा होते थे। हाँ, तो यहाँ किराए का मकान लेकर के रहते थे, वो घर अभी भी है। तो जहाँ हम लोग पैदा हुए, तो वहीं पर वही गलियों में बचपना बीता। बहुत तालाब था पास में, तालाब के किनारे खूब खेलते थे। तो वही गलियों में बचपना बीता पूरा का पूरा। तो वो एक गली में बहुत तरह तरह के लोग रहते थे। एक मारवाड़ी भी था वहाँ पे, राधा किशन उसका नाम था। तो बड़ा रंगीला आदमी था। आदिलाबाद में सबसे पहली साइकिल वही लाया। हाँ, और जब साइकिल पे बैठ के चलता था, घूमता था, लोग बड़े विचित्र ढंग से उसको देखते थे कि दो पहियों पे कैसे जा रहा है। हाँ, और उसके बाद वही आदमी साइकिल लाया, कार लाया, सिनेमा हॉल भी वही आदमी लाया। पहला सिनेमा हॉल विजय लक्ष्मी थिएटर के नाम से उसी का था यहाँ पर। तो वो सब कुछ आदिलाबाद में वो एक लेके आया, राधा किशन। उसके कोई संतान वंतान थी नहीं, बड़ा रंगीला आदमी था। तो वो आदिलाबाद में वही लेकर के आया। ट्रक भी लाया वो। तो वो ट्रक भी भाप से चलता था।
बहुत धीरे धीरे चलता था, वो भाप से चलता था। तो वो काफ़ी समय तक यहाँ पड़ा हुआ था। कई बार हुआ था कि उसको ला करके रख लें यहाँ, मगर नहीं ला पाए, वो भंगार में ख़त्म हो गया वो पूरा। तो वो सब लेकर के आया। तो वहीं पर हम लोग बचपन में खूब मस्ती मारे खेलते थे। तो 2 मंजिला घर था, ऊपर के हिस्से में हम लोग रहते थे। तो एक बार ये जो शारदा चालू होते ना, बुरे कथा बोलने वाले, तो ये बुरे कथा बोलने वाले आए। तो मैं उनको देखते देखते ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा सर्वर पूरा फट गया। तो ऊपर से नीचे गिर गया, काफ़ी चोट आई थी, मार लगी थी। तो अभी भी कभी कभी याद आता है कि जब 6 साल का था जब गिरा मैं ऊपर से, 6-7 साल का ही रहा हूँगा उस समय। ऊपर से गिर गया था मैं, खूब मार वार लगी थी। तो वो बाद में कभी याद आता है कि वो फिर उतने बचपन में भी उनको देखते हुए गिर गया, तो फिर उनके साथ ही फिर लग गए फिर बाद में, है ना। तो वहीं पर आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखने में आती थी। तो यहाँ उस समय पर आदिलाबाद में 12 तेली के घाने चलते थे। तो हम लोग तेल निकालने भी जाते थे, तो घाने पर बैठते थे। तो थोड़ा सा तिल ये हो जाने के बाद वो तेली हम लोगों को वो तिल और गुड़ खाने को देता था। उसके घाने पे बैठ करके भैंसा चलाते थे, खूब घूमते थे। तो 12 तेली के घाने थे यहाँ, और बहुत रंगारे थे। उस समय लोग पगड़ी बांधते थे, पगड़ियों को रंगना है, कपड़ों को रंगने का काम, ये सब चलता था। हम लोग भी कई बार रंगारों के पास कुछ रंगने के लिए जाते थे, कपड़ा वपड़ा। तो और उसके साथ साथ फिर नक्काशी वाले बहुत थे, जिनको जिनकर बोलते थे यहाँ पर, जो नक्काशी का काम करते थे। और फिर ये दूधे कुलोल्लू, लद्दाख जिसको बोलते हैं, ये बहुत थे। तो ये छोटी सी बस्ती में उस समय पे हर तरह का कारीगर था। ऐसा बाहर निकल करके आते तो बहुत कुछ जानकारी हो जाती है आदमी को। हम तो खैर जाते थे, कभी कभी कुछ भी करने कराने के लिए जाना ही पड़ता था। जैसे तेली के पास जाते थे, ऐसा और किसी के पास जाना है, नक्काशी वालों के पास जाना है, तो ये सब। तो उस समय पे छोटे थे हम लोग, तो एक स्कूल में डाले हमको पढ़ने के लिए। वो स्कूल खानगी स्कूल माना जाता था, अय्या वार्लाबड़ी। तो कुछ वैष्णव लोग स्कूल चलाते थे उस समय, सरकारी स्कूल नहीं थे। कुछ वैष्णव लोग स्कूल चलाते थे, कुछ मौल साहब लोग स्कूल चलाते थे, मुल्ला मौलवियाँ भी स्कूल चलाते थे उर्दू का, और बाकी लोग ज़्यादातर घरों में पढ़ भी लेते थे खूब सारा। तो वो वैष्णव के जो मकान, जो घर, ये स्कूल थे, वो बड़े विचित्र स्कूल थे। सुबह 4 बजे चालू होते थे वो स्कूल, सुबह 4 बजे। 4 साढ़े 4 को बच्चा भाग जाता था स्कूल को। कई बार तो मास्टर साहब अपनी गुदड़ी में सुला लेते थे। नहीं, इतना जल्दी आ गया क्या रे, चल सो जा, गुदड़ी में है, हाँ, सुला लेते थे। तो फिर मास्टर साहब के साथ में चलना, फिर नाले के किनारे या तालाब के किनारे गए। मास्टर साहब जितनी देर तक झाड़ियों के पीछे बैठे हैं, उतनी देर तक सब बच्चे झाड़ियों के पीछे बैठना। फिर मास्टर साहब उठ करके एक पत्थर पे बैठ के मुंह धोते थे। जितनी देर तक वो मास्टर साहब मुंह धो रहे हैं, उतनी देर तक सब बच्चे मुंह धो रहे बैठ के। मुंह वहाँ धोए, फिर हाथ मुंह एक धो करके कुछ गाते बजाते हुए आ गए पाठशाला में। घर ही उनका पाठशाला था। तो उसके पहले, जाने के पहले 2-4 लड़के रोज वहाँ रह जाते थे, जो गुरु पत्नी के साथ में छिनका डालना, रंगोली डालना, पानी भरना पीने का, सफाइयाँ वफाइयाँ, ये सब करते थे। आए, प्रार्थना किए, और फिर घरों को जाके कुछ खा करके फिर चले स्कूल को। तो स्कूल में चले जाते थे फिर। तो वहाँ उस समय जो पढ़ाई होती थी, वहाँ घंटे घंटे में कोई सब्जेक्ट नहीं बदलता था। हर 8 दिन का, कोई भी तेलुगु है तो 8 दिन, गणित है तो 8 दिन, जो भी एक विषय है वो 8 दिन पढ़ाया जाता था। घंटे घंटे भर में नहीं बदलता था कोई सब्जेक्ट, 8 दिन लगातार चलते रहता था वही विषय।
और उसकी कोई टाइमिंग वीमिंग नहीं होती थी। कोई बीच में आ गया, उनका रिश्तेदार आ गया, तो फिर बैठ के बातें भी चल रही है, बहुत सारी कहानियाँ वो भी सुनाता था। तो और फिर कई बार वही क्लास भी लेता था, पढ़ाता भी था। तो वो ऐसे चलता था वो सब, है ना। तो अब एकदम से वहाँ पर फिर दोपहर के समय 3-4 बजे के आसपास कुछ गांव के बुजुर्ग लोग आते थे। वो बुजुर्ग लोग आकर के रोज परीक्षा चलती थी। अब आज क्या पढ़ा है, बोलो। वो बोल रहा हूँ, बच्चा चल, अरे गंगा रेड्डी वो पद्यम पढ़ के बता, अरे चल वो पहाड़ा पढ़ के बता। रोज वो आके जब तक चले नहीं जाते थे, मास्टर साहब की जान में जान नहीं रहती थी। हाँ, वो जाने के बाद छुट्टी, अब खत्म मामला, खेलो कूदो खूब मस्ती मारो। तो उस समय तो सब खेल सीजन के हिसाब से चलते थे, मौसम के हिसाब के खेल थे बहुत सारे। बरसात हो रही है, बारिशें चालू हुई तो सलाख का खेल चलता था। सलाख कितने साल लोहे का सलाख रहती थी, वो मारते हुए खेलते थे। फिर गर्मियां हैं तो खूब गोलियां खेले जाती थी, गिल्ली डंडा खेले जाता था। श्रावण मास में पूरा मारगोल्लू बोलते हैं यहाँ पे, बांस के ऊपर चढ़ करके उसमें पैर लगे रहते, उसके ऊपर उसको मारू काल्डू से वो मारगोल्लू हुआ था। मारू काल लिया ना दूसरे पैर, तो दूसरे पैर बोलते हैं। तो उसके ऊपर 1 महीना, उसके ऊपर बच्चा स्कूल भी जा रहा है, उसके ऊपर बाजार भी जा रहा है, उसके ऊपर तालाब के किनारे भी जा रहा है, उसके ऊपर पूरे उसके बहुत भांति भांति के खेल चलते थे। उस समय श्रावण मास में बहुत बारिश होती थी, रिमझिम चले रहती थी बारिश। तो बहुत कीचड़ कीचड़ होता था जहाँ तहाँ। तो ये खेल था, बच्चे उसके ऊपर चढ़ के ही सब कुछ करते थे। तो बच्चे कीचड़ में पैर नहीं रखते थे, पैरों की सुरक्षा के लिए वो बड़ा जबरदस्त खेल था उस समय पे, है ना, नहीं तो पैर गल जाते थे। बारिश इतनी होती थी कि 8-8 दिन तक सूरज नहीं निकलता था कभी। तो स्कूल में 8 दिन के बाद में प्रार्थना होती थी, क्यों, यहाँ के जो नगर श्रेष्ठ थे, नगर सेठ, उनकी माँ थी जो सूर्य के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीती। तो 8 दिन अगर सूरज नहीं निकला है तो वो 8 दिन भी पानी नहीं पीती थी। तो उसके लिए फिर स्कूलों में प्रार्थना होती थी कि सूरज निकले तो वो पानी पिए। तो सूरज निकलता तो वो सूर्य के दर्शन करके पानी पीती थी। तो 8-8 दिन तक। और सारे मकानों में, घरों में फर्श नहीं होती थी, किसी घर में फर्श नहीं थी। फर्श लगाना निषेध था हम लोगों के घरों में। तो ऐसे नीचे से पानी आ जाता था हर घर में। तो ऐसे लकड़ी के चकले डाल करके लोग घरों में रहते थे। इतनी बारिश हो जाती थी उस समय। तो वो खेल सब मौसम के हिसाब के खेल थे पूरे, वो सब चलते थे। और वो खेलने की चीज़ें समय से घर पे आती थी। लट्ठू है, गिल्ली डंडा है, सलाख है, ये सारी चीज़ें समय से घर पर हर घर में पहुंच जाती थी उस समय पे। कारीगर लोग बना करके ला करके दे देते थे। तो ये सारे खेल चलते थे। तो अब उस समय पे ये मास्टर साहब को क्या फीस थी? मास्टर साहब को कोई पैसा वैसा नहीं था। हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को हम लोगों को सूप में दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, तेल, लहसुन फसून सब डाल करके भेजते थे। हम लेकर के जाना, वो गुरुपत्नी के आगे रख देना, वो सारी चीज़ें अलग अलग निकालती थी बैठ करके। हर बच्चा लेके जाता था। तो वो उनका 15 दिन का भोजन। और उसके बाद फिर अमास को ले गए तो फिर पूर्णमासी को। मगर नवरात्र के 9 दिन जितने लड़के उस पाठशाला में पढ़ रहे हैं, वो धनुष बाण लेकर के खूब अच्छा गाते हुए मास्टर साहब को लेकर के निकलते थे। अब गुरु महाराज बीच में चलते थे। तो जितने लड़के हैं उनके विद्यार्थी उनके घरों पर जाते थे पहले। तो जब घर पे जाते तो मास्टर साहब को कुर्सी पे बैठा के परात में पैर धोए जाते थे। उनके परात रख के पैर धोते हैं, पानी छिड़का जाता। उसके बाद मास्टर साहब को कपड़े, गुरु महाराज को कपड़े, गुरु महाराज की बीवी को कपड़े, उनके बच्चों को कपड़े, कई बार कोई सोने की अंगूठी पहना देता उनको। हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार उनको उनका मान करता था। और फिर बड़े इससे हाथ जोड़ करके पूछ लेते थे
कि इस साल तुम्हारे घर में क्या कार्यक्रम होने वाला है। तो जो बेटी की शादी है तो मेरी बेटी की शादी है, ठीक है, बेटी की शादी है ना, हम हैं, बस है। उसी टाइम पे तय हो जाता था कि कौन क्या कर देगा, खत्म, मास्टर साहब निश्चिंत हो जाते थे। तो इस तरह से ना वो चलता था। अमास और पूर्णमासी 2 ही दिन छुट्टी होती थी। तो हम लोग वो स्कूल में भी पढ़े, तीसरी तक वहाँ पढ़े। फिर यहाँ मराठी स्कूल में, मराठी स्कूल कुछ थोड़े बहुत चल रहे थे तो मराठी स्कूल में चले गए। फिर एक चौथी तक मराठी पढ़े। मराठी पढ़ने के बाद में फिर एक हिंदी स्कूल खुला है यहाँ पर, तो फिर हम लोग हिंदी स्कूल छोड़ करके हिंदी में चले गए। चौथी से फिर तीसरी में बैठ गए जाके, तो फिर हिंदी पढ़े। और हिंदी में 10वीं तक पढ़ा, 10वीं तक हिंदी पढ़ा, और उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं पढ़े। ये तो जब तेलंगाना की गड़बड़ें चल रही थी करके पास हो गए, नहीं तो नहीं भी होते। बहुत गड़बड़ चल रही थी तेलंगाना की। जैसा तैसा तीसरी बार में पास हुआ था 10वीं। 71 की बात है, 68 और 71 की बात है समझो। और 70 में 10वीं पास कुछ हुए हम लोग, जैसा तैसा। तो उसके बाद फिर मैं 1-2 साल पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, होगी नहीं पढ़ाई वढ़ाई, अब अपने वश का नहीं है, क्यों करना उसमें कोशिश करके। मगर मैं मूर्तियाँ वार्तियाँ बनाता था। तो जब ये उसी महल्ले में रहते थे हम लोग, तो नक्काशी वालों के पास जा कर के या वो देखते थे बहुत सारी चीज़ें। तो घर में गाय थी, गाय छोड़ने जाता तो कुम्हारों के पास से मट्टी लेके आता। कुम्हारों का महल्ला था तालाब के किनारे, वहाँ गाय जानवर सब जमा होती थी, उनके पास से मिट्टी ला देना, थोड़ी सी मिट्टी से कुछ करना। तो ये सब वो चलता रहता था साथ साथ में। मगर मैं उस समय पे 8 साल की उम्र में पता नहीं क्यों लाठी हाथ में पकड़ा, और 4 साल तक मैं लाठी चलाने की ये साधना किया सड़क के ऊपर। तो खूब लाठी चलाता था, हथियार चलाना। तो 4 साल तक सड़क पर ही खड़े रह करके लाठी चलाना सीखा। तो बहुत मेरे को सिखाने वाला कौन उस समय, तो एक चर्मकार था, वो गिड्डा सर का, काला रंग का था, बड़ी बड़ी मूछें, शरीर पे कुर्ता नहीं, खाली धोती होती थी। तो उसके एक हाथ में दारू की शीशी और एक हाथ में मिट्टी का तेल होता था। रोज शाम में रात में वो घर जाता था तो शीशियाँ वहाँ रखता था, मेरे को लाठी चलाना बताता था थोड़ा सा, और उसके बाद वो चले जाता था। फिर कभी एक और भंगी था चंदर नाम का, वो भंगी भी ऐसे ही निकलता था दारू वारू पी करके। तो वो चल रहा मैं बताता हूँ करके वो लाठी चलाना बताता था। उसके जाने के बाद वो प्रैक्टिस करता था मैं फिर ऐसे। फिर आशन्ना करके एक चर्मकार था, उसके पास मैं बहुत सीखा लाठी चलाना। वो बहुत उस्ताद था लाठी चलाना, पटा चलाने का। और किष्टन्ना करके कुम्हार, किष्टन्ना कुम्हार भी लाठी चलाने का मास्टर आदमी था, खूब शस्त्र विद्या में पारंगत था वो। तो उसको क्या था कि उसके पास बैठ के मैं मिट्टी के शेर या गाय के मुंह बनाता, वो सुराइयों में लगाता था, वो बना बना के मैं देता था और वो सुराइयों में लगाता था। और फिर शाम के टाइम पे दोनों लाठी खेलते थे। खूब लाठी खेलते थे। और वो बड़ा मास्टर आदमी था लाठी का, बड़ा बहुत साधना किया हुआ आदमी था कुम्हार, वो खूब लाठी चलाता था। तो हम दोनों फिर लाठी खूब चलाना। तो इस तरह से कई तरह के लोगों से मैं वो सीखा, मैं लाठी चलाना। एक दर्जी था, उसके पास से मैं तलवार चलाना सीखा। तो उस टाइम पे हर आदमी को शस्त्र विद्या आती थी। सड़क पे खड़े रह करके सीखा, और ये सड़क पे चलते चलते सिखाए मेरे को। ये सब सड़क पे चलते चलते सिखाए। तो 4 साल में मैं खूब जबरदस्त लाठी चलाने वाला हो गया, और मैं 4 घंटे लाठी चलाता था एक साथ, 4 घंटे। तो 12 साल की उम्र में कुछ एक 4-5 बच्चे हो गए, तो उनको सिखाया। तो फिर ये एक एक के साथ में फिर हम लोग एक एक लड़का फिर 5-5 लोगों को सिखाया। तो 5 से 25 हो गए। तो इस नियम से 500 लोग हो गए थे हमारे पास।
और उस टाइम पे ये था कि रोज एक नए आदमी से परिचित होने के बाद ही भोजन करना है, ये मेरा नियम था कि रोज एक आदमी से, नए आदमी से परिचय करना है और उसके बाद भोजन करना है, ये नियम था मेरा। तो इस तरह से कुछ सालों में बहुत लोगों से परिचय हुआ। हाँ, रोज एक से नए आदमी से परिचय करना है ना, मिलता था कोई ना कोई, तो उसको फिर अखाड़े में भी लाना। अखाड़ा चालू हो गया था हमारा, 12 साल की उम्र में गुरु महाराज बन गया था। गुरु महाराज बन गया था तो हम लोग क्या करते थे कि अखाड़ा चलता था, मूर्तियां अपनी जगह चलती थी, अखाड़ा अपनी जगह था, तो वो जो सारा ग्रुप था 1 रुपया महीने का इकट्ठा करता था, हर लड़का 1 रुपया देता था, जिसमें से 50 पैसे व्यायाम वर्जिश का सामान, लाठी वाठी के लिए होता था, और 25 पैसे की बहुत अच्छी अच्छी किताबें इकट्ठा किए थे हम लोग उस समय। और फिर 25 पैसे रखा जाता था कि किसी को फीस की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको देना है, किसी को किसी काम की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए वो देना है। इस तरह से हम लोगों का काफ़ी एक अच्छा एक ही चालू हो गया था पूरा का पूरा। और ये 12 साल की उम्र से लेके 22 साल की उम्र तक चला, 10 साल किया मैं ये काम पूरा, 10 साल। तो गर्मियों में हम लोग बहुत सारे कुएं साफ करते थे, इतना बड़ा ग्रुप था ना, बहुत कुएं साफ करना, कई कुएं खोद दिए, ये सारे लड़के मिलके एक नया कुआं खोदे। कुएं तो ऐसे आसानी से साफ करते थे गर्मियों में, तो ये धीरे 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 सारे इलाके में हम लोगों का ये सब चालू हो गया था, कई गाँव में, हर जगह पर। ऐसा कुछ बहुत बड़ा उसके पीछे ये नहीं था कि, मगर तो भी वो चल रहा था। मैं तो सिर्फ शस्त्र कला के नाम से ही उसको सीखता था, शस्त्र विद्या है भाई ये एक, और उसी हिसाब से सिखाते भी थे। तो उसमें इतने तरह का है, लाठी कई तरह की होती है। एक लाठी तो होती है कंधे के बराबर, एक होती है कान के बराबर, और एक होती है हमारे से 4 अंगुल ऊंची। ये तो एक लाठी का एक सिरा बहुत मोटा होता है, फिर वो ऐसे बारीक होकर के आ जाती है, वो कंधे तक की होती है, जिसको 2 हाथों से पकड़ के चलाते हैं, तो लाठी को ना 2 हाथों से पकड़ करके। तो फिर तलवार, तलवार के कई रूप हैं, एक चंद्रहास है, एक दुधारी है, एक खांडा है, एक खड्ग है, बिछुआ है, बिछुए के कई रूप हैं। फिर तो ये सब के अपने अलग 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 रूप है, और इनको चलाने की सबकी पद्धतियाँ अलग अलग है, ये सारी चीज़ों की। तो फिर उसमें धनुष है, धनुष कई तरह से होते हैं। बहुत प्राचीन काल में धनुष सिंगों को जोड़ के बनाया जाता था, 2 सिंगों को जोड़ करके, या फिर लोहे को कई बार पलटा पलटा के उसको पीट के लंबा किया जाता था, बहुत बार उसको, उसमें एक तरह का ये क्या बोलते हैं, टेम्पर आ जाता था पूरा, तो उसका धनुष होता था। मगर धनुष पे जो प्रत्यंचा होती है, वो प्रत्यंचा ये भैंस या बैल या गाय की जो अंतड़ियां होती है, उसको कूट करके, बारीक कूट के उसका रेशा निकाला जाता था, उससे रस्सी बनाई जाती थी, उससे रस्सी बना करके वो प्रत्यंचा होती थी। मगर कई बार प्रत्यंचा बांस की भी होती थी, बांस की भी होती थी। तो ये जो धनुष है, इस धनुष को ऐसे कोई नहीं खींच सकता। बच्चे अभी जैसा टीवी में पिक्चरों में बताते ना, ऐसा खींचते हैं, ऐसा कभी नहीं खींचा जाता धनुष। धनुष को ये 2 उंगलियों से खींचना पड़ता है, ये 2 उंगलियों से खींचते पूरा धनुष। तो कान तक जो खींच लिया वो महाबलशाली, उस जमाने में राम को आजान बाहु बोलते थे, जिसकी लंबी भुजाएं हैं वो श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि जिसकी लंबी भुजाएं हैं वो बहुत बाण खींच सकता था, है ना, जितना बाण खींचेगा उतनी दूर हो जाएगा। तो बाण खींचना बहुत ताकत की बात होती थी। उसमें ये अंगूठा कहीं काम का नहीं था, मालूम नहीं द्रोणाचार्य क्यों अंगूठा कटवाया एकलव्य का ये 2 उंगलियों से खींचा जाता है। और राम की भी जब मूर्ति बनाते हैं या देवी की मूर्ति बनाते हैं, तो तरकस से बाण निकालने की ये 2 उंगलियां ही मुद्रा बताई जाती है, ऐसे नहीं निकाल सकते,
ये 2 उंगलियों से खींच सके बाण, और वो लगा करके फिर वो खींचना है। पर बाण चलाने का जो ढंग है, बाण चलाने में ये उंगली बहुत महत्वशाली होती है, क्योंकि ये उंगली से बाण को दबा के रखा जाता है ना, नहीं तो टेढ़ा चले जाता है। तो ये उंगली पूरा तीर जब तक नहीं निकल जाता है, ये उंगली बहुत महत्वशाली होती है, दबा के रखती है उसको। और उसके जो पीछे के पंख है वो बहुत जरूरी होता है, बाण को सीधा जाने के लिए वो एक जरूरी होते हैं, उसको उस तरह से बांधना पड़ता है जो हवा को चीर करके जाए, बैलेंसिंग के लिए, उसके लिए बहुत महत्वशाली है। बीच में मैं श्रीशैलम गया था एक बार, तो श्रीशैलम गए तो वहाँ के लोग बोले कि यहाँ के चंचुओं को कुछ नहीं आता गुरुजी, बेकार है, कुछ भी काम नहीं आता है। तो मैं जब बोला मैं एक बार देख तो लूँ चंचुओं को कैसे है, तो वहाँ के चंचुओं के पास धनुष बाण है। तो जब मैं पूछा है उसको कि ये बाण कौन बनाता है, देखिए हम बनाते। तुम लोग बाण बना लेते हैं क्या? बाण बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, वो हर कोई नहीं बना सकता। मैं तुमको बाण बनाने की विद्या आती है और ये लोग बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता। तो वो लोगों के पास में एक टोकरी है, बनाते थे वो लोग टोकरी, शहद उसमें रखा जाता था टोकरी में। उसकी बुनती इतनी जबरदस्त बुनती रहती है कि उसमें से शहद टपकता नहीं है, उसमें शहद रखता है। तो मैं बोला कि ये लोग इतना कुछ जानते हैं और तुम लोग बोलते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है। हमारे पास में गड़बड़ ये है कि हम कभी भी जाके ये नहीं पूछते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, नहीं पूछते हैं, या तुमको क्या आता है कभी नहीं पूछेंगे। ये जो समस्या है वो बोलता है कि नहीं तुम तो ट्राइबल हो, या ये जो समस्या है यही वही बोलता है, ये कभी नहीं पूछेगा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, है ना। ये हमारे पास में बहुत, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी, हर समाज के लोग अपने आप को कुछ और मानते हैं, मगर ये लोग कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। ये जो सुने हैं, जो पढ़े हैं, उस हिसाब से ये लोग उनको नाम देंगे, उस हिसाब से उनके बारे में सोचेंगे। कभी ये नहीं पूछा जाता कि तुम अपने आप को क्या मानते हो, भाई तुम क्या समझते हो अपने आप को, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कभी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। ये जो मानता है उसी हिसाब से कुछ सोचता है, ये कभी नहीं पूछेंगे। अभी जैसे एक दिन यहाँ चक्की लेकर के आ गई, उखली लेके आ गई वडरनी, तो मैं पूछा कि भाई तुम लोगों का अपना इतिहास क्या है, तुम लोग अपने आप को क्या मानते हैं। तो उन्होंने बोली कि देखो महाराज, दुनिया में जितनी जातियां हैं सबसे श्रेष्ठ जाति हमारी है, बड़ी जाति के लोग हैं हम, सबसे बड़ी जाति के लोग हैं। हाँ, और हम माणिक्या देवी को मानते हैं, माणिक्या उनकी कुल देवी है। तो मैं उसको पूछा तुमको मालूम है माणिक्या देवी का मंदिर कहाँ है? बोली वो हमको नहीं मालूम। तो ये जो मानिकगढ़ है वहाँ माणिक्या देवी का मंदिर है, जो ये वड्डरों की कुल देवी है, माणिक्या देवी। तो कई जगह तो ये माणिक्या के नाम से अपने महल्ले गांव बसा लेते हैं, माणिक्या नगर, माणिक्यापुर करके, और ये लोग अपने आप को बाल नागम्मा की संतान मानते हैं। बाल नागम्मा जो हुई थी ना, उसकी संतान ये लोग अपने आप को मानते हैं। वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, मगर ये आगे वाला अपने हिसाब से उनको कुछ मानता है और उस हिसाब से बात करता है। वो ये जो मानता है ये उसको समझाने की कोशिश करता है, नहीं तुम वो सब कुछ नहीं हो, तुम तो ये हो, ये उनको समझाने की कोशिश कर। ये अभी अपने पास बहुत चल रहा है, ये है ना, ये बहुत चल रहा है। यहाँ बड़ा अच्छा मथुरा समाज है, वो मथुरा समाज में एक बार ये शोषा जी के लड़के आ गए। मथुरा समाज आपस में बड़ा अच्छा जीता है, तो वो आकर के उसमें भी जाति भेद पैदा करके चलते बने फूटे, उसमें भी जाति भेद करके चलते बने। और मैं बोला तुमको जरूरत क्या है भाई, जो अच्छे से जी रहे हैं जीन लो ना। शोषा जी का मतलब तुम भेद पैदा करके जाना है क्या लोगों के अंदर? वो लोग भेद पैदा करके चलते बने। अच्छा ये ऐसी है तुम्हारे भीतर, ये ऐसी है करके उनको मालूम नहीं बेचारों को, मगर ये बोल के चले गए। ये क्या होता है, कई बार ये हरिद्वार एक का हम लोग टीवी में देखते रहते हैं ना, बड़ा मीडिया वाले रहते हैं, तो वो पूछेंगे, तो तीर्थ यात्रा तो सबके लिए है, तीर्थ सबके लिए है, तो ये पूछेंगे जाके, अच्छा आप लोग कौन हैं? हम चर्मकार। अच्छा आप चर्मकार, तो आप वहाँ क्यों नहीं ठहरे हैं उनके बीच में? नहीं भाई हम अपने लोगों के बीच में ठहरना पसंद करते हैं। नहीं आप एससी है करके अलग रह रहे हैं क्या?
वो लोग अपने भीतर नहीं ऐसी ऐसी बातें करते हैं बेटे इनको जबरदस्ती याद दिला के जाएंगे या कुछ जोड़ के चलते बनेंगे, जबकि हर समाज अपने आप में जीना पसंद करता है ना, जहाँ उसके लोग रहते हैं बैठ जाता है। तो इस तरह से तो वो उस समय पे ये जो शस्त्र विद्या थी, हथियार वथियार, हम लोग इसका काफ़ी अध्ययन किए कि कैसे कैसे, कि अभी जैसे हिरण के सींगों को जोड़कर भी एक हथियार बनता है। दो हिरण के सींग होते हैं ना, तेज होते हैं, उसके बीच में मूठ लगाते हैं, मूठ बना करके वो भी एक हथियार होता है। इस तरह के बहुत हथियार अपने पास में बने हुए हैं। और सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो होता है ना, पहले क्या करते थे, लोहे का सिंघाड़ा बनता था और उसको बहुत जहरीले पानी में डुबाया जाता था। कहीं भी फेंक दो सिंघाड़े का एक कांटा ऊपर रहता है, तो उस तरह का बनावट का होता था, लोहे का बनता था, कहीं भी फेंक दो तो एक ऊपर रहता था। तो ये जब लड़ाइयों के टाइम पर किले के चारों तरफ फेंक देते थे, ये घास में ही डाल दिए जाते थे, तो उसमें हाथी भी पैर नहीं रखता था डर के मारे, क्योंकि वो चुबा तो मर जाएगा आदमी, इतना जहरीला होता था वो। तो चारों तरफ वो फैला दिए जाते थे, किले के चारों तरफ बहुत दूर दूर तक उसको डाल देते थे। तो कोई आदमी चला या उसको लग गया तो मर ही जाए बेटा, तुरंत मर जाए, इतना जहरीला उसको बना के रखते थे, सिंघाड़ा जैसा। तो ये कहीं म्यूजियम में भी दिखाई नहीं देते हैं ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कुछ किए नहीं, मगर ये सारी चीज़ें हैं। मैं कहीं एक म्यूजियम में देखा था ये सिंघाड़े को, महाराष्ट्र के, तो जो डाला जाता था। तो ये सारी चीज़ों पे उस समय ज़रा उम्र छोटी थी तो भी काफ़ी अध्ययन किए थे कि कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं। ढाल कैसी बनती है, ढाल तो अहमदाबाद में बनती थी, घोड़े की जीन भी यहाँ बनती थी नक्काशी वालों के वहाँ। तो ढाल बनाने के अपने ढंग, ढाल में 4 कड़ियाँ लगी रहती है जिसमें रस्सी बांध करके उसको ऐसे पकड़ते हैं। ढाल का कई तरह की ढालें, तो ये सब ना उस समय का अध्ययन जैसा भी किए है पूरा, कि जो चीज़ कर रहे हैं। तो लाठियों को क्या करते थे हम लोग, खूब रोज तेल लगाते थे, तेल लगा के रात में दूध की कटोरी में उसको खड़ा किया जाता था, लाठी को दूध पिलाना है लाठी को दूध पिलाना है, तो वो मांस खींच लेता है ना मगर ये सारी चीज़ों से लाठी में लचक आती थी बहुत ज़्यादा, वो मुड़ती थी मगर टूटती नहीं थी। ऐसा जब एक के ऊपर एक चोट भी पड़ती तो वो उड़ती थी, फटाक से लगते ही स्प्रिंग जैसा उड़ जाती थी लाठी। तो ये सब उस समय में खूब मज़े से ये किए भी पूरा, और ये काम 10 साल किया मैं, बहुत अच्छी सी किताबें बतावे सब इकट्ठा किए। 1972 में मेरे को हैदराबाद पढ़ने जाना पड़ा। तो हैदराबाद पढ़ने के लिए मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, तो घर में काफ़ी मूर्तियाँ बना करके रखा था मैं, और मेरे को नहीं पता था कि कोई ऐसे कॉलेज वालेज भी होते हैं, फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वो है, ये भी सब नहीं मालूम था मेरे को। घर में उसे मूर्तियाँ बना के रखा हुआ था। तो एक लड़का हमारे घर के सामने से निकलता था, तो वो एक दिन खड़ा हुआ, हमारे ताया बैठ के वहाँ पेपर पढ़ रहे थे, तो पूछा कि मूर्तियाँ कौन बनाता है। तो ये मेरे को बुलाया, ये बनाता है वे मूर्तियाँ। तो वो क्या किया कि इसका कॉलेज है, 10वीं के बाद वहाँ एडमिशन मिलता है करके फाइन आर्ट्स कॉलेज का पता दिया हैदराबाद का। तो छोटा भाई वहाँ पढ़ता था, और बाकी मुकुंद राय वगैरह सब ये टीचर वचर जो बाद में बने हैं ये सब वहीं थे। तो ये लोग कॉलेज का पता निकाले, फार्म वारम लिए, मेरा एडमिशन भी किए, भर्ती भी कर दिए। तो जब इंटरव्यू के लिए मेरे को बुलाए, इंटरव्यू के लिए जब गया मैं, तो धोती बांध के गया मैं 6वीं में पढ़ते समय धोती बांध लिया था, उसके बाद फिर कभी पैजामा पैंट वैंट कुछ पहने नहीं। तो जब ही धोती बांध लिया था, 10वीं की परीक्षा धोती बांध के दिया था, लुंगी बांध करके तो जब हैदराबाद गया, तो कॉलेज में जब गए, तो जब मेरा इंटरव्यू लेने की बात आई, तो मेरी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी पत्थर में, जेबों में भर के चला गया था मैं। तो वहाँ जाके बैठे तो उस्मान अहमद सिद्दीकी, गुलाम अली, जिलानी, ये शहीद बिन मोहम्मद, ये सब बड़े बड़े कलाकार, कुलकर्णी, मार्सन राव कुलकर्णी, ये सब बैठे हुए थे। तो ये मेरे को पूछे, कहाँ से आए मियाँ?
बोला मैं आदिलाबाद से आए। अरे वहाँ लोग नंगे रहते कहते ना। बोलो तरक्की मेरे तक आई, धोती बांध के आया हूँ। तरक्की तो मेरे तक आई है, धोती बांध के आया हूँ शहर में। हाय शेरा ऐसा घूमते कहते ना, बोला कुत्ते जैसा बांध भी लेते लोग शेरों को। ये कल्पना आदिलाबाद की उस समय पे। ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा करते रहते क्या लोग? हाँ ऐसे ही रहते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो मेरे से पूछे कि क्या क्या कुछ बनाए, क्या करे क्या, तो ये सब मूर्तियाँ वार्तियाँ बताया, निकाल के देख के खुश हुए। तो इतने में एक कुछ खेलना वालना भी आता क्या? बोला हाँ सब खूब, लाठी तलवार बल्लम बर्छा खूब चला लेता हूँ। अरे ये खेला नहीं मियाँ, कुछ फुटबॉल फुटबॉल क्रिकेट मुर्केट आता क्या? वो सब नहीं आता मेरे को। तो उसमें जो सईद बिन मोहम्मद थे, तेरे को लाठी चलाना आता है? बोला आता। मेरे को भी आता, अपन दोनों खेलेंगे। वो भी मास्टर आदमी थे लाठी चलाने के। तो मेरे को भी आता, अपन दोनों खेलेंगे। वो फिर बाद में बहुत खेले हम लोग साथ में। तो वो अब क्या है कि ये सब होने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, तुमको रख लेंगे। मगर वहाँ से वापिस आया, फिर जाने का मन नहीं था मेरा। क्या करने जाएंगे, क्या वहाँ जाएंगे तो ही कलाकार बनेंगे क्या? यूं करके यहाँ इतना बड़ा अखाड़ा है, 8 आदमी हमेशा मेरे साथ चलते थे लाठियाँ लेकर के। उस समय पादुका पहनता था, ये जी खड़ा हो पहनता था, पगड़ी बांधता था। उस समय अखाड़े में जाते तो पगड़ी बांधते थे ना, तो पादुका बांध। इतना बड़ा अखाड़ा है और 8 आदमी मेरे साथ में लड़के चलते हैं लाठियाँ लेके। वो एक वैभव था बेटा। वो ये सब छोड़ के कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो मेरा मन नहीं था, मगर उसमें भी कोई इतना बहुत बड़ा ये नहीं था कि इसको लेके कुछ करना है, कराना है, ऐसा भी कुछ नहीं था कि संगठन बनाएंगे, ऐसा भी कोई चीज़ नहीं थी दिमाग में। ये तो क्षत्र विद्या है, उतना ही। तो अब बहुत दिन तक काफ़ी बेचैनी हो गई कि क्या किया जाए। तो एक दिन एक कुम्हार के पास गया, जिनसे मैं लाठी सीखा था, उनके पास गया। एम गट्टम बोखम बैठो सुनाऊ, एम आइंदी करके बोला मेरे को कि ऐसा मुँह लटका के बैठा, क्या हो गया तेरे को? तो मैं बोला कि देखो ऐसा था, कॉलेज में एडमिशन मिला है मेरे को, इंटरव्यू भी हो गया और वो लोग आओ करके बोल रहे हैं, तो मेरा मन नहीं है जाने का। वहाँ गए तो यही कलाकार बनेंगे क्या? तो वो बोला कि मैं तेरे से एक बात पूछूं? अरे पूछो। भाई तुम्हारे घर में कोई मूर्तियाँ बनाता है क्या? तुम्हारे घर में तो कोई भी नहीं बनाता मूर्ति। अड़ोस पड़ोस में कोई बनाता है क्या मूर्ति? अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं बनाता है। जब घर में कोई नहीं बनाता है, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं बनाता है, तुम क्यों बनाते हो? क्यों बनाते हो तुम? ये तो मेरे को नहीं मालूम कि मैं क्यों बनाता हूँ। बनाता जरूर हूँ बचपन से ही, क्यों बनाता हूँ ये तो नहीं मालूम है। तो उन्होंने बोला देख बच्चा, परमात्मा हर एक को एक विद्या देता है, हर एक के भीतर एक विद्या देता है, और उस विद्या के लिए 3 बार उसको मौका भी देता है। उस मौके को समझ के अगर उस दिशा में चल पड़े तो कुछ कर लेते हैं, नहीं तो 3 बार मौका देने के बाद फिर नहीं देगा जिंदगी में कभी मौका। बेवकूफ़ को एक मौका दिया था, एक विद्या दिया था और उसके लिए एक मौका भी दिया था, बेवकूफ़ है करके वापिस खींच लेता है विद्या, है ना। इसलिए जब तुमको परमात्मा विद्या दिया है तो जा पढ़ ले करके बोला, है ना, सीख ले, पढ़ ले। तो उसकी बात सुन के मैं उसको प्रणाम किया और उसी दिन रात में फिर चला गया हैदराबाद। तो वहाँ जा कर के फिर वो लाइन पकड़ ली, हैदराबाद चले गए। तो अरविंद महर्षि अरविंदो की एक किताब वहाँ हाथ में लगी। तो किताब जब देखा तो उसमें भी पहला वाक्य वही लिखा हुआ था कि अपने आप को पहचानने का एक ये तरीका है कि तुम ये देखो कि सहज विद्या तुम्हारे भीतर क्या है। उस विद्या को लेकर के अगर तुम कर लेते हैं तो वो परमात्मा का ही कार्य है, क्योंकि वो विद्या तुम्हारे भीतर परमात्मा दिया है। तो मेरे को लगा कि एक कुम्हार की बात और अरविंदो की बात में कोई फर्क नहीं है ना। वही बात ये भी बताया मेरे को, वो इतनी बात ये भी बताया मेरे को। तो उसकी बात और इतने योगी बड़े योगी की बात में कोई फर्क नहीं था, दोनों एक ही बात थी। वहाँ से फिर आने के बाद अखाड़ा वखाड़ा खत्म कर दिया, 20-20 लोगों का एक एक ग्रुप बना दिया जो फिर गीता का पाठ करते थे
हर घर में हर इतवार को एक के घर में इकट्ठा होकर गीता का करना है और फिर गीता जयंती को सारे इकट्ठा होना है। तो वो बहुत साल तक इस तरह से चला। तो वो एक एक ग्रुप बहुत कुछ करता था उस समय पे। कई बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था करते थे, क्या क्या करते थे, काफी कुछ करते रहे। धीरे धीरे फिर वो भी बंद हो गया। इस तरह से ना फिर वो एक लाइन पकड़ा मैं हैदराबाद जाने के पहले पहले यहाँ पर मैं जो घूमा, अखाड़े की एक बहुत बड़ी सहूलत ये हो गई थी कि अखाड़े में बहुत लोगों से परिचय हुआ था ना, बहुत लोगों से परिचय हुआ था। तो ये सब बच्चे उस समय पढ़ करके सब नौकरियों पे चढ़े थे। तो ये इलाका जितना भी था, किसी भी गांव में चले जाओ कहीं ना कहीं मेरा एक चेला निकल के आ जाता था। कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है, तो वहाँ जाके फिर व्यवस्था हो जाती थी। तो वहाँ जाके रहता था, बहुत कुछ देख लेता था। अखाड़े से ही एक फायदा रहा मेरे को खूब, ये इलाका देखने में बहुत बड़ी सहूलत थी क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई परिचित था। अवालपुर में गया एक बार, वहाँ कोई था तो वहाँ चले जाते, मिल गया वो तो उसके वहाँ रह लिए, तो वो इलाका पूरा देखे। तो उस समय अखाड़ा वखाड़ा चलाते समय पे कई बार हम लोग, मैं साइकिल लेकर के 10वीं पास करके 2 साल खाली रहा मैं, है ना, तो खूब साइकिल लेकर के बाहर निकल जाते थे, कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाता था और वहाँ रह करके ये सब देखना है। तो एक बार मैं ये जितने भी इस इलाके में हेमाड़पंथी देवालय है, मंदिर, तो ये हेमाड़पंथी मंदिरों को देखने के लिए निकला मैं कि कितने बने हैं इस इलाके में। तो कोई 65 के आसपास मैं देखा, पैनगंगा के उस पार और इस पार, जो काफ़ी गिरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं, और ये सब जैन देवालय है, जैन देवालय। तो ये सारे देवालयों को देखा, इसका काफ़ी लिखा भी मैं खूब कि कहाँ क्या क्या पढ़ के है, कैसा है क्या नहीं है, ये उस समय नोट्स लिखता था मैं खूब। तो जाते जाते रास्ते में कुछ भी दिख जाए उसके बारे में जानकारी लेते रहते थे, कुछ भी दिख जाए। कौवा काड़ी उठा के गया, कोई आदमी बाजू में छकड़ा बैलगाड़ी चलाने वाला बोला, गुरुजी इस साल बहुत बारिश होने वाली है। मैं कैसा बोला, कौवा यहाँ से काड़ी पकड़ा है, बीच में से पकड़ता तो समान रहती है, अरे इस ओर से पकड़ता तो इतनी रहती बारिश, तो इस साल बहुत बारिश होंगी। तो ऐसे विश्वास बहुत। जाते जाते एक चिड़िया, एक पंछी नाले के किनारे अंडे देता है, तो वो अंडे जहाँ देता है उसको देख करके भी लोग बोलते थे कि बारिश कितनी होगी, और वो नाले के किनारे ही अंडे दे दिया तो बारिश बहुत कम होगी, और बहुत दूर दिया तो बारिश बहुत होगी। तो वो ऐसी जगह अंडे देता था कि बरसात में नाला भरने के बाद भी वहां तक पानी नहीं पहुंचना है, और पास में दे दिया तो इस साल आना तक को, क्योंकि नदी में पानी नहीं आएगा ज़्यादा। और बहुत दूर ऊंची जगह पे कहीं अंडे दिया है तो हाँ इतना पानी इस बार होगा। ये पंछियों को काफ़ी अच्छा ये प्रकृति का अंदाजा रहता है ना, उस हिसाब से वो अंडे देना, बच्चे देना, घोंसले बनाना, ये सब करते रहते हैं। पंछियों को देख करके भी हम लोग आज जलवायु का काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो लोग उस समय लगाते थे कि इस साल। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत देखा मैं। एक तो ये था कि मूर्तियों के लिए पत्थर खोजना रहता था, पत्थर के लिए भी बहुत घूमा, पत्थर के लिए भी जहाँ तहाँ साइकिल लेकर के घूमते रहते हैं कि जहाँ भी पता चल जाए कि वहाँ पत्थर है तो वहाँ जाके देखो, वहाँ पत्थर है तो वहाँ जा कर के देखो। तो उस टाइम पे क्या था कि यहाँ एक मिठाई की दुकान थी राजस्थानियों की, वो मिठाई की दुकान पे रोज़ बैठता था मैं खूब। तो एक ठाकुर से परिचय था, हमारे साथ में पढ़ने वाला लड़का था बहादुर करके, उसका नाना वहाँ था, खूब बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी बाड़ी वाला, फेटा वाटा बांध करके, वहाँ में बैठता, बहुत बातें सुनता था उनकी। तो उस मिठाई की दुकान में जितने भी लोग आते हैं सबसे मैं बात करता था कि मूर्तियों का पत्थर कहाँ मिलता, क्या चीज़ कहाँ मिलती। तो वहाँ तो बहुत लोग आते थे गांव-गांव से, तो उनसे बहुत जानकारी उनसे होती थी मिठाई की दुकान में बैठ के। और फिर यहाँ माना नरसिंह की दुकान है, वहाँ मैं बैठता था बहुत। तो वहाँ हर तरह की चीज़ मिलती है, जड़ी बूटियाँ सब मिलती है ना, वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ होती थी। वैसे कुछ अड्डे थे मेरे।